जब छोटी छोटी रियासतें एक छत्र छाया में आई तो भारत में बना एक विशाल साम्राज्य जिसे हम मौर्य साम्राज्य कहते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एन अर्ली एम्पायर। तो हमने पिछली वीडियोस में देखा कि कैसे महाजनपद काल आता है। 600 बीसी में हम देखते हैं महाजनपद काल एरोज होता है। महाजनपद काल में हमारे बुद्ध, उसी समय पर हम देखते हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे रिलीजन भी फ्लोरिश करते हैं। आयरन की डिस्कवरी होती है, आयरन के टूल्स धीरे धीरे बनने लगते हैं। कैसे 16 महाजनपद बनते हैं और उन्हीं महाजनपदों के बाद हम देखते हैं कि उन्हीं महाजनपदों से कैसे अब धीरे धीरे हमारे उन्हीं महाजनपदों के जो शासक हैं वो उन्हीं महाजनपदों पर रूल करने के बाद धीरे धीरे हमारे किसमें परिवर्तन आता है और बनते हैं बड़े बड़े साम्राज्य। तो इसकी शुरुआत देखते हैं हम किस प्रकार होती है। एन अर्ली एम्पायर हमारा आज का क्या है टॉपिक, अर्ली एम्पायर। प्रारंभ में कैसे साम्राज्य बने, कैसे राज्य बने, कैसे महाजनपद से बड़े बड़े राज्य बने। राजा का कंट्रोल या रूलर का शासक हुआ करते थे, उनका कंट्रोल कैसे और भी दूसरे क्षेत्रों तक और भारत भूमि के और भी अलग अलग क्षेत्र तक कैसे उनका कंट्रोल बना, कैसे उनको नियंत्रण बना। सो द ग्रोथ ऑफ द मगध कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। जैसे मगध जैसे स्ट्रॉन्ग, मगध जैसे इतने विशाल और इतना शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ करता था, इसी महाजनपद में हमारे एक बहुत बड़ा साम्राज्य का उदय होता है, जिसे हम बोलते हैं मौर्य साम्राज्य। इसी महाजनपद में हमारे किस साम्राज्य की स्थापना होती है या उदय होता है, मौर्य साम्राज्य की। तो इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसे हम जानेंगे कि कैसे मौर्य एम्पायर की स्थापना होती है। सो समथिंग अराउंड 4th सेंचुरी बीसी में हम देखेंगे कि हमारा जहाँ पे नंद डायनेस्टी का एक रूलर हुआ करता था, जो नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर हुआ करता था। तो हमारे मगध पर अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया, जैसे हम देखेंगे हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। उसके बाद हमारी आती है थर्ड नंद डायनेस्टी, और उसी नंद डायनेस्टी का क्या हमारा लास्ट रूलर हुआ करता है, जिसे हम बोलते हैं धनानंद। तो धनानंद को धनानंद एक कार्यक्रम का आयोजन करवाता है। उसी कार्यक्रम में वो अपने आसपास के क्षेत्रों से ब्राह्मणों को बुलाता है। उन्हीं ब्राह्मणों में से हमारे एक ब्राह्मण हुआ करते थे चाणक्य, आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। सो चाणक्य आते हैं तो कहीं चाणक्य का जो हमारे धनानंद होते हैं वहां के शासक, जो चाणक्य का अपमान कर देते हैं किसी कारणवश। सो इसी अपमान के प्रतिशोध लेने के लिए चाणक्य उसी दिन प्लेज लेते हैं या शपथ लेते हैं कि जब तक मैं इस धनानंद के साम्राज्य का अंत नहीं कर देता तब तक मैं अपनी शिखा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। सो क्या करते हैं, इसी प्रतिशोध में चाणक्य वहां से राज्य छोड़कर चले जाते हैं और जंगलों में देखते हैं कि उन्हें एक बालक जिसके अंदर उन्हें बहुत तेज दिखता है कि यह व्यक्ति क्या कर सकता है, इस साम्राज्य, यहाँ पे बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सकता है और धनानंद को हराकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। तो इसी के लिए चाणक्य क्या है, हमारे चाणक्य जो हैं, चाणक्य की सहायता करते हैं किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या करते हैं, धनानंद को ओवरथ्रो कर देते हैं, उसके थ्रोन से, उसकी गद्दी से उसको हटा देते हैं। किसको, धनानंद को। और किसको स्थापित कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको स्थापित कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसे बना देते हैं क्या, चक्रवर्ती सम्राट। और ऐसे शुरुआत होती है हमारी मौर्यन डायनेस्टी की, ऐसे शुरुआत होती है हमारे मौर्यन एम्पायर की। कैसे चाणक्य की सहायता से धनानंद को हटा देते हैं हमारे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य को करते हैं स्थापित, और तब जाके अपनी शिखा को बांधते हैं। और इस प्रकार से अंत हो जाता है हमारी नंद डायनेस्टी का और स्थापना होती है हमारे मौर्यन एम्पायर की। कब स्थापना होती है, चंद्रगुप्त मौर्य कब गद्दी पर बैठते हैं, समथिंग 321 बीसी में देखते हैं। यहाँ से 321 बीसी में क्या होती है, हमारी स्थापना होती है मौर्य साम्राज्य की, मौर्यन एम्पायर की। जिसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य बोलते हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करते हैं। तो मौर्यन डायनेस्टी के पहले रूलर कौन होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य who founded the empire in 321 BC, extended control as far northwest as अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाले रीजन तक, भारत इतना बड़ा है, पूरे भारत के अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाले पूरे रीजन तक इनका कंट्रोल हुआ करता था। ये पूरी भारत भूमि पर मौर्य साम्राज्य, बहुत बड़े क्षेत्र तक इन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य को ऐसे फैलाया, पूरे यहाँ तक, ये अफगानिस्तान वाले रीजन में इस प्रकार से ऐसे पूरा अपना मौर्य साम्राज्य फैलाया। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ तक के रीजन उनके कंट्रोल में हुआ करते थे, किसके, मौर्य डायनेस्टी के। फिर उसके बाद आते हैं उनके ग्रैंडसन अशोक। अशोक क्या करते हैं, अशोक भी उड़ीसा वाला रीजन उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, कलिंग वाला रीजन। कौन सा रीजन, कलिंग वाला रीजन।
तो कलिंग वाले रीजन को भी अशोक क्या करते हैं, जो मौर्य डायनेस्टी के थर्ड रूलर होते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के सन होते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद हमारे आते हैं कौन, अशोक। अशोक गद्दी पर बैठते हैं या थ्रोन पर बैठते हैं, और अशोक क्या करते हैं, इस कलिंग को भी जीत लेते हैं। और इस कलिंग को जीतने के बाद जब कलिंग में उनका बहुत बड़ा नरसंहार करते हैं, न जाने हजारों लोगों को मारते हैं, बहुत ज्यादा रक्तपात हो जाता है, चारों तरफ खून ही खून, रक्त ही रक्त देखने को मिलता है, जिस वजह से क्या होता है, अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और अशोक के हृदय परिवर्तन होने की वजह से क्या करते हैं, वो फिर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और धम्म की स्थापना करते हैं। धम्म यानी धर्म, जैसे हम इसमें आगे देखेंगे कि अशोक का धम्म क्या हुआ करता था, अशोक के अनुसार धर्म क्या है, किस प्रकार से अशोक ने इतने बड़े भारत भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से कैसे कंट्रोल किया, कैसे नियंत्रण किया और इतने बड़े राज्य को चलाया। ये हम इसमें जानेंगे कि कैसे हमारे कलिंग को किसने मर्ज कर लिया था, हमारे अशोक ने। और यहीं से क्या हो जाता है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास। तो मौर्यास के बारे में जानने के लिए हमको कौन कौन से रिसोर्स हमको उपयोग करते हैं, कौन कौन से रिसोर्स या सोर्सेस हमको पता लगता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। दीज इंक्लूडेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी है, और कुछ स्कल्पचर या मूर्ति, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं हमको, पुरातात्विक स्रोत, और कुछ मूर्तियां मिलती है जिनसे हमें मौर्यन डायनेस्टी की हिस्ट्री का पता लगता है। ऑल्सो वैल्यूएबल आर कंटेम्प्रेरी वर्क्स सच एज द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। सबसे इंपॉर्टेंट मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई एक बुक है, क्या है, हमारी इंडिका। मेगास्थनीज कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के ही कंटेम्प्रेरी एक सेल्यूकस निकेटर जो हुआ करता था, एक रूलर हुआ करता था हमारे अफगानिस्तान वाले, इसी वाले रीजन में हुआ करता था, ग्रीक रूलर हुआ करता था, उसी ने इसे मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज कौन था, ग्रीक एम्बेसडर था, जिसे किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने। किसने, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर अपने एक एम्बेसडर को या राजदूत को भेजते हैं किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में रहकर उस वहां के इतिहास के विषय में हमको जानकारी इसी से प्राप्त होती है। इनकी किताब का नाम क्या है, इंडिका, इसके द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज के द्वारा। और मेगास्थनीज क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आते हैं, कौन भेजता है इनको, सेल्यूकस निकेटर भेजता है, जो क्या आते हैं, ग्रीक एम्बेसडर, विच सर्वाइव्स इन फ्रैगमेंट्स। तो हमको भी इसके पूर्णतः बुक नहीं मिली है मेगास्थनीज की इंडिका के, कुछ उससे रिलेटेड अलग अलग ऐसे पेजेस वगैरह के रूप में मिल गए हैं, कुछ अकाउंट्स वगैरह उसके मिल गए हैं। किसके, इंडिका, जो किसकी बुक थी, मेगास्थनीज की बुक थी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक इन द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। Another source is that is often used in अर्थशास्त्र। उसके बाद देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट सोर्स, अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखे थे, हमारे कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखे थे। ट्रेडिशनली बिलीव टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त। और ये अर्थशास्त्र लिखने वाले कौन थे, चाणक्य थे, जो कि हमारे मिनिस्टर थे, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने में। कौन, हमारे चाणक्य या कौटिल्य, उनके द्वारा लिखे थे अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को देखकर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं यही बात आती है कि ये बुक किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। बट ये कि इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं, बल्कि इसमें हमारी क्या दी गई है, पॉलिटी से रिलेटेड हमारी ये बुक है। कैसे राज्य को चला जाए, कैसे सप्तांग थ्योरी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है हमारे कौटिल्य के द्वारा। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स टू स्टडी द मौर्यन एम्पायर्स हिस्ट्री। क्या है, हमारे अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखे थे, हमारे कौटिल्य चाणक्य के द्वारा, और इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा। इन सबसे, इन्हीं सभी स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो लैंग्वेज स्क्रिप्ट किस प्रकार से यूज होती थी हम देखते हैं। मोस्ट अशोका इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत। कौन कौन सी लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी अशोका के इंस्क्रिप्शन में, प्राकृत लैंग्वेज यूज होती थी। कौन सी लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज। while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic, Greek, most प्राकृत। इसके अलावा हम देखते हैं प्राकृत लैंग्वेज के अलावा भी अरेमिक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज भी यहाँ यूज होती थी। स्क्रिप्ट में देखते हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट अशोक अपने इंस्क्रिप्शन में यूज करते थे। स्क्रिप्ट अलग होती है और लैंग्वेज अलग होती है। इस प्रकार देखते हैं लैंग्वेज कौन सी थी अशोका के इंस्क्रिप्शन में, प्राकृत लैंग्वेज। और कौन सी लैंग्वेज देखने को मिलती है, अरेमिक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, जो हमारे भारत के ये वाले रीजन में, अफगानिस्तान वाले रीजन में हमको देखने को मिलती है। भारत के अफगानिस्तान वाले रीजन में हमको देखने को मिलती है। ये वाले रीजन में हमको यहाँ पे कौन कौन सी मिलती है देखने को, और हमको प्राकृत लैंग्वेज होती है, उसके बाद अरेमिक लैंग्वेज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, ग्रीक लैंग्वेज मिलती है। और यहीं से हमको खरोष्टी जो है स्क्रिप्ट है, उसके एविडेंस हमको इसी वाले रीजन से मिलते हैं। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ये देखिए इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज प्राकृत है, बट स्क्रिप्ट कौन से सबसे ज्यादा हमको प्राप्त होते हैं अशोक के, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। हाउएवर सम इन द नॉर्थ वेस्ट वर रिटन इन खरोष्टी, द अरेमिक एंड द ग्रीक स्क्रिप्ट वर आल्सो यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन। कितने प्रकार के देखते हैं, कितने प्रकार के स्क्रिप्ट यूज होती थी हमारे अशोक के इंस्क्रिप्शन में,
लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज या अरेमिक लैंग्वेज। बट स्क्रिप्ट कितनी होती थी? चार स्क्रिप्ट यूज होती थी अशोक के इंस्क्रिप्शन में। कौन कौन सी? ब्रह्मी, सबसे पहली कौन सी? ब्रह्मी। सबसे ज्यादा इसके जो हमको अभिलेख मिलते हैं अशोक के, वो हमको ब्रह्मी में मिलते हैं। कौन सी लैंग्वेज मिलती है? ब्रह्मी में। सबसे ज्यादा अशोक के इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलते हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। उसके बाद कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती है? ग्रीक स्क्रिप्ट यूज होती है। ग्रीक के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में ग्रीक, खरोष्ठी, अरेमिक, हमको तीनों की तीनों कहाँ मिलती है? यहीं पे। ये तीनों स्क्रिप्ट जो है कहाँ पे मिलती है हमको? नॉर्थ वेस्ट वाले, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में। ग्रीक, खरोष्ठी, ब्रह्मी, ग्रीक, खरोष्ठी और आती हमारी अरेमिक। ये तीनों स्क्रिप्ट और इसी प्रकार की लैंग्वेज भी इस प्रकार की होती थी, बट मैक्सिमम क्या है इसके इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में मिलते हैं। ये चार स्क्रिप्ट हमको देखने को मिलती है अशोका के इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद हम देखते हैं ये रहे हमारे मेगास्थनीज और ये उनकी इंपॉर्टेंट बुक इंडिका, जो हमको मौर्य साम्राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। और ये रहे हमारे आचार्य चाणक्य या कौटिल्य, इनकी बुक क्या है? हमारी इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें क्या दी गई है उस समय से पॉलिटी या उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला जाए, इस समय के इससे संबंधित उस विषय में जानकारी मिलती है। द बुक इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। Besides the Mauryas are mentioned in later Buddhist, Jain and Puranic literature। तो केवल हमको मेगास्थनीज की इंडिका से नहीं, केवल चाणक्य के अर्थशास्त्र से नहीं, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या स्कल्पचर या मूर्ति से नहीं, बल्कि हमको कुछ ऐसे और भी एविडेंस है जिनसे हमको मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन से? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, जैन टेक्स्ट में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, हमारे साउथ में चले गए थे, तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। किस प्रकार अलग अलग पुराणों में मौर्य साम्राज्य से संबंधित हमारी गरुड़ पुराण है, उसमें इसके विषय की जानकारी मिलती है। तो ऐसे अलग अलग और भी स्रोत है जिनमें हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। While these are useful, the inscription of Ashokas on rocks or pillar are often regarded among the most valuable। बहुत से अलग अलग संसाधनों, बहुत से अलग अलग स्रोतों का हमने उपयोग किया है, परंतु उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे अशोक के द्वारा लिखे गए उसके अलग अलग अभिलेख या अलग अलग रॉक के पिल्लर। अशोक ने हमारे अलग अलग इंस्क्रिप्शन का उपयोग किया है। मेजर रॉक एडिक्ट्स कुछ हैं, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, कुछ पिल्लर एडिक्ट्स हैं, जिन्हें ऐसे पिल्लर्स पे वैसे बनाया गया है इस प्रकार से। कुछ मेजर रॉक एडिक्ट हैं, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से अशोक ने अपने अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं। और अशोक वह पहला मौर्य साम्राज्य का पहला शासक हुआ करता था। कौन पहला शासक हुआ करता था? जिसने अपने संदेश, अपने मैसेजेस को ऑफिशियल में स्टोन सरफेस, पत्थर की सरफेस पर लिखवाया है। किसने? अशोक ने। अशोक पहला रूलर हुआ करता था जिसने इंस्क्रिप्शन बनाना प्रारंभ किया था, जिसने इंस्क्रिप्शन बनाना या अभिलेखों का लिखवाना प्रारंभ किया था सबसे पहले। किसने? अशोक ने। मौर्य साम्राज्य का पहला शासक यही हुआ करता था। जिसने क्या क्या देखा? नेचुरल रॉक्स, पत्थर पर, पॉलिश्ड पिल्लर पर। पिल्लर्स को आज भी आप लोग सांची में जाएंगे, वहां पे आपको पॉलिश्ड पिल्लर देखने मिलेंगे। ना जाने किस प्रकार की तकनीक का ये प्रयोग करते थे इन पिल्लर्स को बनाने के लिए। बहुत मैग्निफिसेंट लेवल ऑफ पिल्लर हुआ करते हैं, इनमें बहुत अच्छी तकनीक और किस प्रकार से इन पे अभिलेख लिखाए गए हैं आप जरूर जाकर देखिए। He used the inscription to proclaim what he understood to be धम्मा। और जितने भी अशोक के अभिलेख हैं, भले ही देखें मेजर रॉक एडिक्ट देख लें, पिल्लर इंस्क्रिप्शन देख लें या माइनर रॉक एडिक्ट को देखें, इन सभी में कहीं ना कहीं अशोक ने केवल एक ही बात की गई है। क्या कहा है? धम्म के बारे में, धर्म के बारे में, कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं और हमारे राज्य के प्रति, राज्य में रह रहे लोगों के प्रति क्या हमारा धर्म है, क्या हमारा धम्म है, इस विषय में अशोक के क्या मिलती है? हमें जानकारी प्राप्त होती है। दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर। अब धम्म क्या होता है? धम्म की परिभाषा क्या है? धम्म में किन किन चीजों को धम्म बोलते हैं? क्या हमारा असली धम्म है? तो हम देखते हैं, दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करना, ये आपका क्या है? धम्म है। अशोक के अनुसार क्या है? धम्म है। जेनरसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ। तो संत जो हैं, जो ब्राह्मण जो हैं, जो पुरोहित जो हैं और जो संत जो हैं, इनके प्रति सम्मान रखना, दया भाव रखना, उदारता रखना, ये हमारा क्या है? धम्म है। धम्म है या ये हमारा धर्म है। ट्रीटिंग स्लेव्स, जो गुलाम है आपके या जो आपके लिए कार्य करते हैं, इनको भी बहुत उदारता से इनके साथ व्यवहार करना, इनका भी सम्मान करना। एंड रिस्पेक्ट फॉर द रिलीजियस एंड ट्रेडिशंस अदर देन ओन। तो खुद की परंपराओं का, खुद के धर्म का भी सम्मान करो और दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करो। तो यही हमारा क्या है? धम्म है। अशोक ने ये सभी बातें अपने अलग अलग इंस्क्रिप्शन में लिखी है। उसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, किस प्रकार से उनका शासन चलाया जा रहा था एम्पायर का, कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे, इनके बारे में हम इसमें देखेंगे।
तो हम देखते हैं देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, 5 इंपॉर्टेंट क्या है इनके, ये हैं पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, राजनीतिक केंद्र हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी, जैसे देखेंगे हम पाटलिपुत्र, ये हमारे पटना बिहार वाले रीजन में देखने को मिलता है। ये देखिए इस प्रकार से हमारे भारत में पाटलिपुत्र जो हमारा आज पटना बिहार वाला रीजन है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो क्या इंपॉर्टेंट, क्या कैपिटल पाटलिपुत्र एंड प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ द तक्षशिला, तक्षशिला हमको यहाँ देखने को मिलेगा। पाटलिपुत्र पटना यहाँ बिहार वाले रीजन में देखने को मिलता है हमको। उज्जैनी, उज्जैनी हमारे ये वाले रीजन में हुआ करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि तोसली हमारे ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलेगा, और स्वर्णगिरी हमारे ये कर्नाटक में। तो कहाँ तक इनका कंट्रोल हुआ करता था? ऑल मेंशन्ड अशोक का इंस्क्रिप्शन, अशोक के जितने भी अभिलेखन में इन सभी क्षेत्रों का, इन सभी रीजन्स का, इन सभी सिटीज का वर्णन किया गया है कि ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे, 1 2 3। इस प्रकार से अशोक का, मतलब अशोक ने कहाँ तक अपना कंट्रोल बनाया था अपने धर्म के अनुसार या अपनी शक्ति के अनुसार, इतने बड़े पूरे रीजन पे अशोक ने कंट्रोल कर रखा था। इसलिए उसने सभी इंपॉर्टेंट सेंटर्स के बारे में मेंशन किया है। कौन कौन से? पाटलिपुत्र ये हमारे यहाँ बिहार पटना वाले रीजन में, तक्षशिला हमारे अफगानिस्तान वाले इस वाले रीजन में यहाँ तक कंट्रोल था, उज्जैनी उज्जैन वाले रीजन में हुआ करता था, तोसली हमारे इस ये वाले रीजन में यहाँ पे तोसली हुआ करता था, और स्वर्णगिरी हमारे कर्नाटक में हुआ करता था। तो केवल उन्होंने उन्हीं क्षेत्रों को अपना इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बनाया जहां उन्हें संसाधन प्राप्त होते हैं, या उन्हीं उन क्षेत्रों का कुछ ना कुछ तो उनका मूल, मतलब कुछ ना कुछ वहां की इंपॉर्टेंस हो, महत्व हो उस क्षेत्रों का, उन्हीं क्षेत्रों को उन्होंने क्या बनाया, अपने पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए। और ये सभी बातें हमको कहाँ देखने को मिलती है? अशोका के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है। इफ वी एग्जामाइन द कंटेंट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन वी फाइंड वर्चुअली द सेम मैसेजेस एनग्रेव्ड एवरीवेयर फ्रॉम द प्रेजेंट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। तो जितने भी अशोक के हमको अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्रों से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, पाकिस्तान, जितने भी क्षेत्रों से हमें अशोक के अभिलेख या इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं, सभी जगह पर कहीं ना कहीं सेम बात लिखी गई है। और उसमें क्या लिखा गया है? अशोक का धम्म लिखा गया है, या अशोक ने किन किन क्षेत्रों पर राज्य किया गया है, इन सभी के विषय में जानकारी हमको अशोक के अभिलेख से प्राप्त होती है। Could this vast empire have had a uniform administrative system? क्या इनका सबका एक ही यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था? शायद हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। Historians have increasingly come to realize that it is unlikely. यह असंभव नहीं है, क्योंकि और भी आसपास के छोटे छोटे राज्य हुआ करते होंगे। क्योंकि अशोक का हम देखते हैं, अशोक के इंस्क्रिप्शन में पूरे भारत से नहीं बल्कि कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे छोटे हुए हैं, वहां भी शायद छोटे छोटे राज्य, रजवाड़े वगैरह ऐसे रूल कर रहे होंगे। So the regions included within the empire were just too diverse, और बहुत ही डाइवर्स रीजन हुआ करता था, कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं। तो अशोक का भी इस प्रकार से पूरे क्षेत्र पर, पूरे भारत पर शासन करना पूर्णतः संभव नहीं माना जाता। द रीजन इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर वाज जस्ट टू डाइवर्स। इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हिली रीजन एंड अफगानिस्तान इन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का कोस्ट इधर उधर हिली रीजन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ अलग अलग प्रकार के राजा या अलग अलग डायनेस्टीज वगैरह या छोटे छोटे किंगडम्स वगैरह यहाँ पर में भी रूल कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से किस प्रकार से अशोक के इंस्क्रिप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में। कुछ मेजर रॉक एडिक्ट हुआ करते थे बड़े बड़े पत्थरों पर, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट भी हमें प्राप्त हुए हैं, और कुछ पिल्लर इंस्क्रिप्शन भी प्राप्त हुए जो ऐसे छोटे, ऐसे बड़े बड़े ऐसे पिल्लर ऐसे उसने जगह जगह पर अपने लगवाए हैं, और इन्हीं पिल्लर पे उन्होंने अपने अपने इंस्क्रिप्शनों को लिखवाया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। कुछ क्या है ऐसे मेजर रॉक एडिक्ट हैं, कुछ क्या है ऐसे माइनर रॉक एडिक्ट है, छोटे छोटे। इस प्रकार से ये होगा इनके मेजर रॉक एडिक्ट, किसके? अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट। ये होगा इसके पिल्लर एडिक्ट या पिल्लर इंस्क्रिप्शन इन्हें बोलेंगे, और ये हो जाएंगे इसके क्या? माइनर। अशोक ने इस प्रकार से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये देखते हैं मनसेरा, सहवाजगढ़ी, कांधार, यहाँ से उसके क्या प्राप्त होते हैं? मेजर रॉक एडिक्ट प्राप्त होते हैं। सन्नती से, सोपारा से, गिरनार गुजरात वाले रीजन में, शिशुपालगढ़ और जोगाड़ा, और ये वाला हमारा आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला रीजन ये हुआ करता था, यहाँ पे उसके मेजर रॉक एडिक्ट प्राप्त होते हैं। ये हमारा कलसी, यहाँ से भी मेजर रॉक एडिक्ट प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे साउथ की ये वाले रीजन से सबसे ज्यादा हमारे क्या प्राप्त होते हैं? माइनर रॉक एडिक्ट प्राप्त होते हैं। मस्की, उदयगोलन, गवीमठ, जतिंगा, रामेश्वर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, नित्तुर, राजूला, मंदारगिरी, उदयगोलन, यहाँ सभी क्षेत्रों से हमें क्या प्राप्त होते हैं? उसके माइनर रॉक एडिक्ट प्राप्त होते हैं। और कुछ कुछ उसके पिलर इंस्क्रिप्शन है जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? टोपरा, मेरठ, गुर्जरा वाले रीजन से। ये हमारे सारनाथ, अहरौरा, कौशाम्बी, सासाराम, पाटलिपुत्र, लौरिया, नंदनगढ़, रुमनदेही, रामपुरवा, इन्हीं क्षेत्रों से हमें क्या प्राप्त होते हैं? अशोक के पिलर इंस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं। और हमारा जो आज वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारा नेशनल एम्बलम क्या है? हमारा ये अशोक स्तंभ जैसे हम बोलते हैं, ये हमारे अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है
उससे हमें ये वाली इमेज प्राप्त होती है जो आज हमारा क्या है, नेशनल एम्बलम है। ये इसमें 4 शेर हुआ करते हैं, 3 सामने से और 1 पीछे हुआ करता है। यह इससे हमारा जो नेशनल एम्बलम इसी से इंस्पायर्ड है। किससे? अशोक के सारनाथ के स्तंभ से। तो आगे हम देखते हैं, इट इज लाइकली दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया अराउंड द कैपिटल द प्रोविंशियल सेंटर। तो जो कैपिटल सिटीज हुआ करती थी या जो जहां उनके इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस या इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे, कहीं ना कहीं वहीं पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हुआ करता था, वहां पे बेहतर तरीके से शासन चलाया जाता था। तो दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन बोथ तक्षशिला एंड उज्जैनी। कौन कौन से क्षेत्र? तक्षशिला एंड उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड ऑन इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट। इतनी दूर तक व्यापारिक मार्ग तक, इतनी दूर तक, कहाँ तक्षशिला है, कहाँ उज्जैन है, कहाँ मगध है, देख रहे हैं, कहाँ तक्षशिला अफगानिस्तान रीजन में, कहाँ उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश में, और कहाँ मगध। इतनी दूर दूर तक उन्होंने कंट्रोल करना इतना आसान तो नहीं था। वाइल सुवर्णगिरी हमारे कहाँ, साउथ में, वाज पॉसिबली इंपॉर्टेंट फॉर टेपिंग द गोल्ड माइन। कर्नाटक में आज भी हमारे कोलार गोल्ड फील्ड है, तो उसी का नाम शायद प्राचीन समय पे क्या होता था, स्वर्णगिरी। इतने बड़े क्षेत्र तक अशोक ने अपने साम्राज्य को चलाया, कैसे कंट्रोल किया होगा। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ, और दोनों प्रकार से कम्युनिकेशन चल रहा है, दोनों प्रकार से एक जगह से दूर जाने के लिए क्या माध्यम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से? रिवराइन रूट और लैंड। जमीन के आधार पे भी रास्ते बनाए गए, उससे भी उनका व्यापार चल रहा है। और रिवराइन रूट, नदी मार्ग या जल मार्ग का भी उपयोग कर रहे हैं अपने व्यापार के लिए। was vital for the existence of empire. Journeys from the center to the province could have taken weeks if not months. तो हफ्ते लग रहे हैं, मंथ लग रहे हैं, बहुत समय लगता था उनको एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए। कहीं नदी मार्ग का उपयोग कर रहे हैं, कहीं जमीन के रास्ते से एक जगह दूसरी जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं साम्राज्य को चलाना बहुत उस समय मुश्किल भी था, पर इसके बावजूद भी वहाँ के शासक क्या करते थे, उस राज्य को चला रहे थे। इतने बड़े मगध साम्राज्य पर मौर्य साम्राज्य का कंट्रोल है, किस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं। तक्षशिला उज्जैन ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटर है, साउथ में स्वर्णगिरी, इतने लंबे लंबे क्षेत्र तक किस प्रकार से अपना कंट्रोल कर रहे हैं, ये देखने को मिलता है। दिस मीन अरेंजिंग फॉर प्रोविजंस एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दोज हु वर ऑन द मूव। इट इज ऑब्वियस दैट द आर्मी वाज एन इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर एंसरिंग द लेटर। तो ऐसे छोटे छोटे इतने बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नर भी बनाए जाने लगेंगे। तो उज्जैन के क्षेत्र में उज्जैन के क्षेत्र का गवर्नर बना के हमारे अशोक को भेजा था, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और तक्षशिला का गवर्नर बनाकर उसे भेजा था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों तक जो राजा रजवाड़े के परिवार वाले हुआ करते थे, इनको गवर्नर बना के भेज दिया करता था, और कुछ सेना की टुकड़ी भेज दिया करती थी, वही इन क्षेत्रों से क्या, इन क्षेत्रों को, इन प्रोविंसेस को कंट्रोल कर रहे थे। मैगस्थनीज मेंशन्ड 6 सब कमिटीज फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज। तो मिलिट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए मैगस्थनीज ने समय के अपने स्रोत में क्या वर्णन किया गया है कि जो मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, लगभग उन्होंने 6 सब समिति बनाई थी, और हर एक समिति अलग अलग प्रकार की आर्मी को, अलग अलग टाइप की आर्मी को होल्ड कर रही थी। ये हमको कहां से प्राप्त होती है? मैगस्थनीज से। कितनी थी? 6 हुआ करती थी सब कमिटीज। ऑफ दीज वन लुक्ड, और इन 6 में से किस प्रकार की थी? तो पहली क्या थी? पहली कम्युनिटी नेवी को कंट्रोल करती थी। फर्स्ट क्या थी? नेवी। सेकंड क्या मैनेज करती थी? ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट होंगे, किस प्रकार के प्रावधान बनाए जाएंगे, इसको कंट्रोल करती थी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस को। थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, जो हमारे पैदल चलने वाले सिपाही हुआ करते थे, वो थी उसको थर्ड वाली हमारी कमिटी होल्ड करती थी। द फोर्थ फॉर हॉर्सेस वगैरह, इसको हम कैवलरी बोलते हैं। और घोड़ों में, इन्हीं घोड़ों में क्या लगा दिए गए? रथ लगा दिए गए, तो चैरियट्स वगैरह का उपयोग होने लगा। एंड द सिक्स्थ वाज एलिफेंट। ये हमारी 6 कमिटी हुआ करती थी, जो इन 6 अलग अलग आयामों पर क्या अपना नियंत्रण रखती थी, कंट्रोल रखती थी, या इनको मैनेज करती थी। फर्स्ट क्या? नेवी। सेकंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन। थर्ड हुआ करते थे हमारे फुट सोल्जर्स। फोर्थ हुआ करते थे हमारे हॉर्सेस, और हॉर्सेस में लगा दिए गए चैरियट, तो रथ वगैरह का उपयोग होने लगा। और सिक्स्थ है हमारे हाथी। इन सभी अलग अलग प्रकार की आर्मियों को देखने के लिए, इन पर कंट्रोल करने के लिए 6 अलग अलग प्रकार की सब कमिटीज बनाई गई। और इसका हमें कहां से जानकारी प्राप्त होती है? हमारे मैगस्थनीज के द्वारा दिए गए अकाउंट से, या मैगस्थनीज के जो हमें स्रोत प्राप्त हुए, उनसे हमें जानकारी प्राप्त हुआ करती थी कि इस प्रकार की 6 प्रकार की आर्मी हुआ करती थी, और उनको 6 प्रकार की सब कमिटी होल्ड करती थी। द एक्टिविटीज ऑफ द सेकंड सब कमिटी वर रादर वेरिड, अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट। अब जो सेकंड सब कमिटी ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन हुआ करती थी, वो कुछ अदर एक्टिविटीज भी किया करती थी, जैसे कि अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट वगैरह, जैसे बैलगाड़ी वगैरह बनाना, टू कैरी इक्विपमेंट्स, एक जगह से दूसरे जगह वस्तु लाने के लिए, प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स के लिए भोजन सामग्री एकत्रित करने के लिए, फॉडर फॉर द एनिमल्स, जानवरों को खिलाने के लिए, रिक्रूटिंग सर्वेंट एंड आर्टिसंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स को देखने के लिए, सर्वेंट्स वगैरह, नौकर वगैरह रिक्रूट करने के लिए कौन सी कमेटी थी? ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन कमेटी। ये क्या करती थी? ये अदर कार्य भी किया करती थी।
अशोका ऑल्सो ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग धम्मा। अशोक ने धम्म की सहायता से क्या देखा कि मैं धम्म की सहायता से पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने का प्रयास करता हूँ। अशोक का ये क्या था, एम था। द प्रिंसिपल्स ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो सीधे सीधे सिद्धांत दिए गए थे अशोक ने कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, सर्वेंट्स की भी रिस्पेक्ट करो, संत महात्मा जो है इनका भी सम्मान करो, मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो, सभी की रिस्पेक्ट करो। और इस प्रकार से क्या है, मेरा धम्म है, इसी प्रकार से मेरा धर्म है, जो मैंने अलग अलग इंस्क्रिप्शन के द्वारा तुम लोगों को आदेश देता हूँ पालन करने का। दिस अकॉर्डिंग टू हिम वुड एंश्योर वेल बीइंग ऑफ द पीपल, क्या इन द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट। इसी से क्या हमको क्या प्राप्त होगा कि हमारे इस जन्म में और अगले जन्म में हम जाएंगे तो इससे लोगों का क्या होगा, भला होगा, लोगों में मानवता रहेगी बनी। उसके बाद स्पेशल ऑफिसर नोन एज धम्म महामात्र। तो स्पेशल ऑफिसर्स को क्या अपॉइंट किया गया, क्या किया गया, अशोक के द्वारा कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया जिनको हम बोलते हैं धम्म महामात्र। क्या बोलते हैं, धम्म महामात्र। धम्म महामात्र क्या करते थे, पर अपॉइंटेड टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धम्म। तो धम्म के जो मैसेज है, जो धम्म के प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं हमारे अशोक के शिलालेख में, जो मैसेज जो धम्म हमारा अशोक कहता है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए अपॉइंट किया गया किसको, धम्म महामात्र को। ये जगह जगह जाकर अपने आसपास के क्षेत्रों में, पूरी भारत भूमि में जाकर अशोक के संदेश को, अशोक के धम्म के संदेश को प्रचार प्रसार किया करते थे। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर, किस प्रकार से राज्य साम्राज्य इंपोर्टेंट हुआ करते थे। तो हम देखते हैं व्हेन हिस्टोरियंस बिगेन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन 19th सेंचुरी में, हमारे इतिहासकार क्या इतिहास को लिख रहे थे। तो उन्हें सबसे पहले फिर उन्होंने जब इतिहास लिखना प्रारंभ किया तो उन्हें मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब यहाँ से इतिहास पढ़ा, क्योंकि जब तक हम देखते हैं जेम्स प्रिंस से अपने ब्रह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाते तो हमको इस समय के इतिहास की जानकारी नहीं प्राप्त थी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे 19th सेंचुरी में जब ब्रह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर कर लिया गया जेम्स प्रिंस के द्वारा, तो जितने भी हमको अब शिलालेख मिले, जितने भी ग्रंथ टेक्स्ट वगैरह मिले, स्टोन स्कल्पचर वॉट एवर वी हैव गॉट एट दैट टाइम, तो उनको हमने डेसिफर कर लिया और उसी से हमने मौर्यन एम्पायर को लिखना शुरू कर दिया। हम लोग क्या ब्रिटिश रूल के अंदर, ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर हुआ करते थे, हमारे इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर चल रहा था उस समय। तो 19th and 20th सेंचुरी, उस समय जब उनको पता लगा कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जब इतिहास लिखना प्रारंभ किया तो इतिहासकारों के लिए इट वाज बहुत चैलेंजिंग हुआ करता था, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी था और एक्साइटिंग भी था उन लोगों के लिए कि चलिए अब हम नए इतिहास को जानेंगे। भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी हम पढ़ते हैं कि इतिहास में कैसे बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। ऑल्सो सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एसोसिएटेड विद द मौर्यन इंक्लूडिंग स्टोन स्कल्पचर। तो और भी हमको कौन कौन से सोर्सेज मिलते हैं, स्टोन स्कल्पचर, पत्थर की मूर्तियां, कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पेक्टिकुलर टाइपिकल एम्पायर। तो ये हमारे बहुत अच्छे सोर्स हैं स्टोन स्कल्पचर, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेज। Many of these historians found the message on Ashokan inscription very different from that of most other rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious. तो अशोक के सबसे ज्यादा पावरफुल अशोक ने, उसके अलावा और भी इंस्क्रिप्शन देखे, पर देखो अशोक कितने इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं और अशोक क्या ही मतलब कंट्रोल कर रहा है उस समय पूरे भारत भूमि को। इसके इंस्क्रिप्शन पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे हैं और कितनी पीसफुली, कितनी पूरे भारत पे इतनी शांतिपूर्वक तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो अशोक को बहुत महान राजा इसलिए बोला गया है, एंड सो मोर हम्बल, बहुत हम्बल, बहुत दयालु, एंड लेटर रूलर्स हु अडॉप्टेड ग्रैंडियोस टाइटल। और बाद वाले रूलर्स इसके आते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के टाइटल्स देते हैं उन सब में, लेकिन सबसे महान कैसे बोला गया है, अशोक को। इसलिए हम अशोक को अशोका द ग्रेट बोलते हैं। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द नेशनलिस्ट लीडर इन 20th सेंचुरी रिगार्डेड हिम एज एन इंस्पायरिंग फिगर। और बाद में हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर आते हैं बाद के, बोलते हैं कि एक इंस्पायरिंग फिगर है, इससे हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कैसे अशोक ने इतनी शांतिपूर्वक अपने इतने बड़े राज्य को किस प्रकार चलाया। Yet how important was the Mauryan Empire? लगभग मौर्यन एम्पायर 150 वर्षों तक चला। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मौर्यन एम्पायर की यहाँ से प्राप्त होती है। इतना लंबे समय तक किसी भारत भूमि पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है किसी एक साम्राज्य के द्वारा। और आप मैप 2 में देखेंगे, यू नोटिस दैट द एम्पायर डिड नॉट एनकंपास द एंटायर सबकॉन्टिनेंट। और हम देखते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन हमें बहुत सी जगह से प्राप्त हुए, पर कुछ कुछ क्षेत्र यहाँ पे अभी भी खाली हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हो सकता है कि दूसरे राज्य, छोटे छोटे राजा रजवाड़े, छोटे छोटे चीफडम्स वगैरह, छोटे छोटे सरदार वगैरह हो सकता है वहाँ पे रूल कर रहे हो, छोटी छोटी डायनेस्टी, छोटे छोटे किंगडम्स वगैरह वहाँ पर हो सकते हैं। तो हो सकता है ये संभव हो। सो एंड इवन विद इन द फ्रंटायर, जो सीमांत वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे कंट्रोल वाज नॉट यूनिफॉर्म। तो हम ये वाले क्षेत्र में देखते हैं हमारे अफगानिस्तान पाकिस्तान में केवल वहाँ पे कुछ ही क्षेत्र में अशोक का कंट्रोल हुआ करता था, बाकी क्षेत्र में कोई ना कोई तो लोग हुआ करते होंगे, या कोई डायनेस्टी या कोई किंगडम ऑब्वियसली। बाय द 2nd century BC न्यू chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent।
तो इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों पर धीरे धीरे क्या होता है, सेकंड सेंचुरी बीसी आते आते छोटे छोटे और भी रूलर्स वगैरह एमर्ज होने लगते हैं, छोटे छोटे किंगडम्स आने लगते हैं, चीफडम्स आने लगते हैं, और कहीं ना कहीं देखते हैं कि इसके बाद हमारा क्या होने लगता है, मौर्य काल का पतन होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न एज हमारी स्टार्ट होती है। ये हमारे देखते हैं किस प्रकार से आर्मी में, अगर अर्थशास्त्र में यह मेंशन किया गया है कि एलिफेंट्स को किस प्रकार कैप्चर किया जाता था, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनकी सहायता से एलिफेंट को कैप्चर करके फिर हमारी आर्मी में रिक्रूट किया जाता था। उसके बाद हम ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज द मौर्यन रूलर्स, कितनी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी मौर्यन रूलर पर, लगभग कितनी 6 लाख सोल्जर्स की, 6 लाख फुट सोल्जर्स की स्टैंडिंग आर्मी। और लगभग कैवलरी घुड़सवार कितने हुआ करते थे, 30,000 घुड़सवार हुआ करते थे। और लगभग 9,000 क्या हुआ करते थे, हाथी वगैरह हुआ करते थे। 9,000 हाथी की आर्मी, 30,000 घोड़ों की आर्मी और 6 लाख पैदल उनके पास सिपाही हुआ करते थे। एंड सम हिस्टोरियंस कंसीडर्ड दिस एंड एग्जीगरेटेड, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जानकारी है, बट फिर भी हमको ये जानकारी ग्रीक सोर्स से प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं कि 6 लाख हो सकता सिपाही हो, 30,000 घुड़सवार हो और 9,000 वहाँ पे एलिफेंट्स उनकी आर्मी में हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हमारी मौर्यन डायनेस्टी, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना, अशोक कितनी शांतिपूर्वक तरीके से कैसे पूरे भारत के क्षेत्र पर कैसे अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं, यह भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है जो मौर्य साम्राज्य के द्वारा इतने बड़े साम्राज्य को चलाना इस प्रकार संभव नहीं था। इसीलिए हम अशोक को क्या बोलते हैं, हम अशोका द ग्रेट, अशोक महान बोला जाता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर सेशन। सो मौर्य साम्राज्य केवल राजनीतिक शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि प्रशासन और नीति का सुनहरा युग था। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। So thank you very much and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.